नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। और उन छात्रों के लिए खुशखबरी है, ठीक है, वो घड़ी आ गई है जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। जो LT सामान्य है, सामान्य अर्थात जो कला वर्ग से हैं, जिसे आप SST बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है। तो उनके लिए आज हमने पहली क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम, ठीक है, एक छात्रा के आग्रह पर पहले हम परिचर्चा करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के जो महत्वपूर्ण MCQs हैं सिलेबस बाय सिलेबस, उनके बारे में क्वेश्चन बनेंगे तो बनेगा, क्योंकि आपको पता है सिलेबस बहुत ही हेल्दी है। सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है। पहले सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक MCQs लगाएंगे। देखो, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करोगे तो इसी के क्या करेंगे, तहज पे हम नई वीडियो लाएंगे, ठीक है। देखो, इस वीडियो पे आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, उस पर हम नई वीडियो जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो अधिक से अधिक अपने उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है, और जो LT सामान्य से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और 2000 में एक शिक्षक के पद पे, एक अध्यापक के पद पर सुशोभित होना चाहते हैं। तो यूनिट पहला है, उसमें हम जानेंगे राजनीति सिद्धांत के बारे में, ठीक है, जिसमें राज्य, राष्ट्र और नागरिक समाज हो गया, ठीक है। इसकी परिभाषा, तत्व, और इसमें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है संप्रभुता क्या है, ठीक है, शक्ति, सत्ता एवं औचित्यपूर्णता, परिभाषा एवं इसकी मुख्य विशेषता जानेंगे, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट है अवधारणाएं जानेंगे, किसके बारे में, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, अधिकार क्या होते हैं, तथा प्रजातंत्र क्या होते हैं, ठीक है। पहला यूनिट आपके लिए इतना है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में क्या है, तुलनात्मक राजनीति है, जिसमें हम शासन के प्रकार जानेंगे, ठीक है। संसदात्मक शासन हो गया और अध्यासात्मक शासन हो गया, ठीक है। एकात्मक और संगठनात्मक हो गया। ब्रिटेन व अमेरिका के संदर्भ में परिचर्चा करेंगे। और मैं आपको देखो इन्फॉर्म कर देता हूँ, आपको मैं की पॉइंट राज की बात बताता हूँ। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है ना, तो आप जो क्या है, ओपन, जो BA ओपन से कर रहे हैं ना, कहाँ से, ओपन मुक्त विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, उसकी किताबें उठा लें या PDF डाउनलोड कर लें, बहुत अच्छा मैटर आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। दलीय व्यवस्था तथा दबाव समूह क्या है, परिचर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, अब तो हम व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा नहीं कर पाएंगे, तो हम आपके लिए इन टॉपिक से महत्वपूर्ण MCQs लगाएंगे, ठीक है। फिर दूसरे यूनिट में आपका इतना है। तीसरा यूनिट आपको क्या पढ़ना है, तो राजनीतिक विचारक एवं विचारधाराएं, ठीक है। या तो इसकी अलग पुस्तक आप परचेज कर सकते हैं, परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक मैं हूं आपके साथ, यूके टीचिंग परीक्षा आपके साथ जुड़ा हुआ है, तब तक आपको कोई कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क PDF हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। देखो, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, अगर आप BA ओपन से कर रहे हैं तो आपको पता है कि पूरा ही बुक्स है पाश्चात्य राजनीतिक और यूनानी विचारक। यूनानी में प्लेटो, अरस्तु और मैकियावली, द प्रिंस की पुस्तक है, ठीक है। भारतीय राजनीतिक विचारक पूछेगा तो कौटिल्य हो गया, अर्थशास्त्र गांधी जी हो गए, ठीक है, अंबेडकर हो गए, ये आपके महत्वपूर्ण, इनके बारे में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखो, राजनीतिक विचारधारा, इसमें आपके लिए उदारवाद पूछेगा, समाजवाद पूछेगा, मार्क्सवाद पूछेगा, नारीवाद पूछेगा, पर्यावरणवाद पूछेगा, ठीक है। यूनिट 3 इतना है आपके लिए, ठीक है। यूनिट 4 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संगठन, ठीक है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछेगा, उसके मुख्य अंग तथा उनके कार्यों के बारे में पूछेगा, ठीक है। इसकी मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा, व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में हम, ठीक है। इसे आप याद रखना कि, और मुझे याद भी दिला देना कमेंट में कि इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे, ठीक है। क्या मानव अधिकार, आतंकवाद, वैश्वीकरण, गुटनिरपेक्षता और निःशस्त्रीकरण यूनिट 4 में है, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे आप सार्क बोलते हैं, G20, इनके बारे में आपका यूनिट 4 में हम परिचर्चा MCQs लगाने वाले हैं, ठीक है। यूनिट 5 आपके लिए क्या है, लोक प्रशासन है, जिसमें हम क्या, लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन और लोक नीति के बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। ई प्रशासन, सुशासन एवं नागरिक अधिकार पत्र के बारे में परिचर्चा करेंगे। भारत में नौकरशाही, बजट एवं बजट प्रक्रिया के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट 6 आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था है, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण और स्रोत, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और प्रस्तावना हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है भारत में संघीय व्यवस्था, स्वरूप और केंद्र राज्य संबंध हो गए। और तीसरा पॉइंट आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ेंगे। चौथा है संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद और राज्यसभा और लोकसभा के बारे में परिचर्चा करेंगे। मतलब कि इनसे महत्वपूर्ण MCQs
लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब देखो टाइम आपके पास उतना है नहीं, तो पहला पेपर भी हम करें, उसके साथ साथ आपको हम दूसरा पेपर की भी तैयारी करवा रहे हैं, तो हम इनसे महत्वपूर्ण क्या लगाएंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे। जितना एक टॉपिक से, एक यूनिट से, जितना एक यूनिट के टॉपिक से बनेंगे उनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय संरचना तथा क्षेत्राधिकार हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, ठीक है, न्यायिक सक्रियता और लोक अदालत के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। राज्य व्यवस्था में हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, विधानमंडल और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चुनाव आयोग में हमने संगठन कार्य तथा शक्तियों के बारे में जानना है। उत्तराखंड विशेष संदर्भ में पंचायती राज, आपदा प्रबंधन नीति और पर्यावरण नीति के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है एलटी सामान्य, जो राजनीति विज्ञान आपका है, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान का हमने आज से क्या कर दिया है, श्री गणेश कर दिया है, ठीक है। दूसरी वीडियो इसी की तर्ज पे आएगी। अगर इसे आप अधिक शेयर करोगे, अधिक पसंद करोगे, तो जल्द आपके लिए दूसरी वीडियो भी आएगी, ठीक है। सारे मैराथन क्लास होंगे, 1 घंटे के अबव आपके क्लास होने वाले हैं। महत्वपूर्ण एमसीक्यू लगाएंगे हर टॉपिक से। तो पहला जो आपका टॉपिक है, हम आपका बेस बनाएंगे, जानेंगे राजनीति शास्त्र का अर्थ जानेंगे, ठीक है, मीनिंग जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, इसका रिलेशनशिप जानेंगे, ठीक है, अर्थ, परिभाषा और संबंध जानेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन है और टिक आपके लिए लगाया हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ही आपके लिए आंसर लगाया हुआ है, क्योंकि समय का हमारे पास अभाव है, आपको सारी तैयारी करनी है और ऐसा मैटर देना है जिसका आपका क्या एक सशक्त क्या भविष्य का निर्माण हो सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, चर्चा परिचर्चा करेंगे। जुड़ना है, जुड़ने से पहले वीडियो को लाइक करना है, लाइक तो बनता है, और अधिक से अधिक अपने साथियों तक पहुंचाने की आपको कोशिश करनी है। पीडीएफ यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं भेज दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, राजनीति या राजनीति विज्ञान को किसने परम विद्या या सर्वश्रेष्ठ विज्ञान मास्टर साइंस की संज्ञा दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ लेगा किसने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा, तो अरस्तु ने कहा। ऑप्शन बी, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा, पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक मास्टर साइंस है, ठीक है, मास्टर साइंस है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, यह किसने कहा कि तथापि 20वीं सदी के मोड़ के साथ साथ जैसे राजनीति शास्त्र विशेषज्ञीकरण के पृथक क्षेत्र में पुष्पित हुआ, यह अपनी नैतिक रूप से सृजनात्मकता योग्यता खो चुका है। तो किसने बोला था ये बताओ मुझे, ये डेविड ईस्टन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। किसने बोला, ये डेविड ईस्टन ने बोला, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह स्टेटमेंट आपका डेविड ईस्टन का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, किस विचारक ने राजनीति को राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस कहा, तो किसने कहा, फटाफट मुझे बताएंगे, आपके लिए रखा है मैंने, किसने बोला। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे बताएंगे कि किसने बोला, फटाफट बताओ, 3 का मुझे आंसर चाहिए, तो आपको बता देता हूँ किसने। अरस्तु ने क्या बोला, जो राजनीति विज्ञान है इसे उन्होंने क्या बोला, पॉलिटिकल साइंस नाम दिया, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान को क्या पॉलिटिकल साइंस नाम किसने दिया, और किसने दिया, सॉरी ये आपका ऑप्शन ए, विलियम गॉडविन तथा मेरी किसने, वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए चौथा है, सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान को क्या नाम दिया। इन्होंने बोला कि यह क्या है, राजनीति का विज्ञान है, यह क्या है, राजनीति का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो मैकियावेली ने किया गया था। मैंने मैकियावेली की आपको बता दूं, द प्रिंस इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, क्या, द प्रिंस इनकी क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक है। द प्रिंस प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है, मैकियावेली की है, जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, किसका कथन है, तो अरस्तु ने बोला ये राज्य क्या है, एक प्राकृतिक संस्था है, अरस्तु ने ऐसा बोला था, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और यह सद जीवन के लिए विद्यमान है, किसका कथन है, अरस्तु ने क्या बोल दिया कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है ये जीवन के लिए हुई है और यह जीवन क्या है, सद जीवन के लिए विद्यमान है, अरस्तु महोदय का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। निम्न में से किन विचारकों ने राजनीति विज्ञान एक वचनात्मक भाव में के स्थान पर राजनीति विज्ञान को बहुवचनात्मक भाव के नामों में प्रयोग का सुझाव दिया, तो आपको बता देता हूँ, डू साबले हो गया,
वॉन मोहल हो गया और लोविस हो गया। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 और 3 ने क्या दिया, राजनीति विज्ञान को एक वचनात्मक और बहुवचनात्मक भाव में इन्होंने क्या किया, देने का सुझाव दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, राज्य के जितने रूपों अथवा पक्षियों की अभिव्यक्ति की कल्पना की जा सकती है उतने ही प्रकार के राजनीतिक विज्ञान हो सकते हैं। उक्त परिभाषा किसकी है, तो किसने, गार्नर ने क्या बोल दिया कि राज्य के जितने रूपों अथवा पक्षियों की अभिव्यक्ति की कल्पना की जा सकती है उतने ही प्रकार क्या होते हैं, राजनीतिक विज्ञान के हो सकते हैं। गार्नर महोदय का ये स्टेटमेंट है, उनकी परिभाषा है। ठीक है, ग्रीक विद्वानों ने राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया, तो राज्य पॉलिस, राज्य के लिए पॉलिस शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, ग्रीक विद्वानों ने राज्य को क्या बोला, पॉलिस शब्द प्रयोग किया है। ठीक है, सरकार राज्य का कैसा पक्ष है, तो सरकार राज्य का सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है, राज्य के पास निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए, तो बता दूं आपको किसी भी प्रकार की सरकार। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 को 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, एक साइड आपको क्या दिए हैं, विचारक दिए हैं, दूसरे साइड उनके क्या दिए हैं, योगदान दिए हैं और उनके स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, अरस्तु, लुई 14 और मुसोलिनी और कोल। ठीक है, तो आपको बता दूं अरस्तु ने क्या बोला था, ह्यूमन इज ए सोशल बीइंग, मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। अगर आपको एक पता है तो एक का 4 एक ही जगह लगा हुआ है, एक का 4 आपका सीमा लगा हुआ है, तो एक का आपका 4 हो जाएगा। अरस्तु ने क्या बोला, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, बी का 3 हो गया आपका। लुई 14 ने क्या बोला कि मैं ही राज्य हूँ, किसका कथन है, इंपोर्टेंट है। लुई 14 ने तो बोल दिया कि मैं ही क्या हूँ, राज्य है, राज्य की उत्पत्ति ही मुझसे है। ठीक है, मैं ही क्या हूँ, राज्य है। किसने बोला, लुई 14 ने बोल दिया। आपसे सिंगल भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसने बोल दिया कि मैं ही राज्य हूँ, तो लुई 14 ने बोला। ठीक है, और आपका सी का क्या हो जाएगा, सी का आपका होने वाला है सेकिन। सी का क्या हो जाएगा, सेकिन होगा कि देखो सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है। किसने बोला, मुसेलिन ने बोला। मुसेलिन ने बोला सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है। समाज को समस्त मानवीय संबंधों का योग समझता है, कौन, कोल महोदय। तो डी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 14 है, देखो राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, यह समाज विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन एवं व्यवहार से है। उक्त परिभाषा किसकी है, स्मिथ जर्चर की है, स्मिथ जर्चर की है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 15 है, नगर राज्य की अवधारणा का संबंध है तो किससे है, रोमन विचारकों से है। जो नगर राज्य की अवधारणा का संबंध है ये रोमन विचारकों का है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति संबंधी सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। ऑप्शन आपका क्या, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्न में से सर्वप्रथम दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, प्रतिपादन किसने किया, तो अब बता दो मुझे, आपके लिए मैंने रखा है। तो प्रतिपादन किसने किया, दैवीय सिद्धांत। ठीक है, दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन पूछेगा तो मुझे बताएंगे कि दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन नंबर आप मुझे दूसरा का राइट आंसर बताएंगे तो किसने किया, फटाफट बताएंगे मुझे, बताओ मुझे दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आपको बता दूं मैं, दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताओ मुझे फटाफट, दूसरा का मुझे आंसर चाहिए। तो किसने किया था, तो जेम्स प्रथम ने किया था। दैवीय सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जेम्स प्रथम ने किया था। ठीक है, यह कथन किसका है, मनुष्य मैं राजा हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ, किसने बोला। ठीक है, इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, आपके लेक्चर ही इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले हैं कि किसका स्टेटमेंट है, मनुष्यों में मैं ही राजा हूँ। तो बूजो ने बोला कि मनुष्यों में मैं ही राजा हूँ। ठीक है, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव में परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। उक्त कथन किसका है, ये है प्लूटार्क का कथन है। इन्होंने क्या बोला, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। ठीक है, बिना भूमि का तो आप क्या बना सकते हो, नगर की स्थापना कर सकते हो, लेकिन जब तक आप में ईश्वर में विश्वास नहीं है तब तक आप राज्य को स्थापित नहीं कर सकते हो, प्लूटार्क ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन 5 है आपके लिए, राजा पृथ्वी पर परमात्मा
की श्वास लेती मूर्ति है। दैवी सिद्धांत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जेम्स प्रथम ने बोला कि जो राजा है पृथ्वी पर क्या है? परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्ति है। ठीक है, एक तो ऊपर परमात्मा है जो सब पे क्या रखता है? नियंत्रण रखता है, और पृथ्वी में जो राजा है वही क्या है? ईश्वर का क्या है? प्रतिरूप है, श्वास लेती हुई मूर्ति है, जो क्या करता है? देवी सिद्धांत के बारे में ऐसा कथन देता है। तो ये कथन किसने दिया? तो जेम्स प्रथम ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट है 6, सब शक्तियाँ ईश्वर की शक्तियाँ हैं, उक्त कथन किसका है? तो किसने? सेंट पाल ने क्या बोला कि जितनी भी शक्तियाँ हैं ईश्वर की शक्तियाँ हैं। किसका स्टेटमेंट है? सेंट पाल का है। ठीक है, देखो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित किस सिद्धांत का स्रोत ईश्वर माना जाता है? तो आपको बता देता हूँ, जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? दैवी सिद्धांत। दैवी सिद्धांत का स्रोत किसे? ईश्वर को माना जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा दैवी सिद्धांत के समर्थकों में नहीं है? तो कौन सा? वोल्टेयर नहीं है दैवी की सिद्धांत के समर्थकों में। बाकी आपका फिल्मर हो गया, जेम्स प्रथम हो गया, लुई 14 आपके क्या है? दैवी सिद्धांत को के समर्थकों में आते हैं। फिल्म आपका कौन सा नहीं आता है? वोल्टेयर नहीं आता है। ठीक है, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना ईश्वर द्वारा की जाती है तथा राज्य उसका शासक होता है, तथा राजा उसका क्या होता है? शासक होता है। इंपोर्टेंट है, जैसे दैवी उत्पत्ति मतलब कि राजा राजा क्या है? जो ईश्वर ऊपर है उसका ही प्रतिनिधि नीचे कौन करता है? राजा करता है। राज्य की रचना ईश्वर द्वारा की जाती है तथा राजा उसका शासक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 10वां पूछा कि किस विचारक ने मुख्य रूप से प्रत्यसत्तात्मक सिद्धांत की व्याख्या की? तो किसने की थी आपको बताना है। तो ये सर हेनरी मेन ने की थी। किसने की थी? सर हेनरी मेन ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य के प्रत्य सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो राज्य के प्रत्य सिद्धांत से संबंधित प्रारंभ में माता परिवार की मुखिया होती है, ये संबंधित नहीं है। पूछ रहा है प्रारंभ में माता परिवार की मुखिया होती है, ये राज्य के प्रत्य सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, 4 आपके लिए क्या दिए गए हैं? स्टेटमेंट है। 4 आपके लिए क्या हैं? विचारक हैं। ठीक है, तो किसका कथन कौन सा है? ठीक है, तो देखो गैटन ने क्या बोला था? मानव इतिहास में दीर्घकाल तक राज्य ईश्वरकृति या दैवीकृति समझाता है। ठीक है, ऑप्शन जो कथन ए है ये किसने बोला था? गैटन ने बोला था। ठीक है, एक का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो बटनसरी ने क्या बोला था? राज्य ईश्वर की कृति है और पृथ्वी पर दैवीय सरकार का सीधा प्रकाशन कौन करता है? ईश्वर करता है, नीचे राजा करता है। तो ये किसने कहा था? ये आपका बोला था बल्टनसली ने बोला था। ऑप्शन दूसरा बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। बी का आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, हेगन ने बोला राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की का क्या है? अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर क्या है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। किसने बोला? हेगन ने बोला। और जेम्स प्रथम ने क्या बोला? राजा तथा ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना कि राजा ही ईश्वर है। दोनों में इतनी समानता है कि राजा ही क्या है? ईश्वर है। किसने बोला? जेम्स प्रथम ने बोला। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। एक का आपका थर्ड हो जाएगा। आप इसे मिलान कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 13 है, राज्य की उत्पत्ति संबंधी परिवार सिद्धांत का सर्वप्रथम पक्षधर कौन था? तो अरस्तु। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनेक परिवारों के योग से गांव का निर्माण होता है, उक्त कथन किसका है? तो अरस्तु ने क्या बोला कि अनेक परिवारों के योग से ही क्या होता है? गांव का निर्माण होता है। गांव से किसका? क्षेत्र का। क्षेत्र से किसका? जिला का। जिला से किसका? राज्य का। राज्य से किसका? देश का। देश से किसका? बताओ मुझे, विदेश का निर्माण होता है। ठीक है, तो कुछ विचारक ने प्रत्य प्रधान प्रणाली का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया। किसने किया? तो हेनरी मेन ने किया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी हेनरी मेन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए और टॉपिक थर्ड है राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत। ठीक है, टॉपिक थर्ड है जिसमें हम पढ़ेंगे राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, निम्न में से किसने राज्य को मानव शरीर का हूबहू रूप कहा है और राज्य को पुल्लिंग व चर्च को स्त्रीलिंग की विशेषता से युक्त करने की सीमा तक चला गया? तो किसने? बताओ मुझे। ब्लंटसली ने। ठीक है, ब्लंटसली ने क्या बोला कि मानव शरीर का हूबहू रूप है क्या? राज्य है। ठीक है, राज्य को पुल्लिंग बोल दिया, चर्च को स्त्रीलिंग बोल दिया। ठीक है, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवादियों ने ऐसा बोला कि वह शासन से सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का कार्य नहीं है? तो बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना राज्य का कार्य है। व्यक्ति की आंतरिक दुश्मनियों से
रक्षा करना राज्य का कार्य है, कानूनी रूप से किए गए अनुबंधनों का पालन करना राज्य का कार्य है, लेकिन रीति रिवाजों को नियंत्रित करना ये राज्य का कार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी पूछ हमसे नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 4th है, परस्पर विरोधी वर्गों वाले समाज में राज्य एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए राजनीतिक उपकरण है। उक्त कथन किसने बोला? तो लेनिन का स्टेटमेंट है। लेनिन ने क्या बोला कि परस्पर विरोधी वर्ग वाले समाज में राज्य एक वर्ग के दूसरे वर्ग को प्रभुत्व बनाए रखता है। ये कथन किसका है? ये राजनीति के उपकरण है। ये कथन बोलते हैं ऑप्शन ए लेनिन महोदय। ठीक है, देखो मार्क्सवादियों के अनुसार आदिकालीन साम्यवादी व्यवस्था नहीं था, तो कौन सा नहीं था? राज्य भी नहीं था, समाज भी नहीं था। ठीक है, समाज था, राज्य और वर्ग नहीं था। ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई क्योंकि यह माना जाता है। क्या माना जाता है? राज्य सभी की भलाई के लिए कार्य करता है। ठीक है, राज्य के अगर कार्यों में वृद्धि हो रही है तो उसका क्या कारण है प्रमुख? कि राज्य सभी के भलाई के लिए क्या करता है? कार्य करता है। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, समाजवादी अवधारणा के अनुसार राज्य को क्या अधिकतम संभव कार्यों को करना चाहिए। ठीक है, समाजवादी अवधारणा क्या बोलती है कि राज्य को क्या जितना भी हो सके उतना अधिक क्या करनी चाहिए? संभव कार्य करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से अहस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो व्यक्तिवादियों ने क्या किया? अहस्तक्षेप सिद्धांत का समर्थन किया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है आपके लिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखो कार्य शब्द नहीं है, ये फांसीवादी। ठीक है, कार्य और शब्द नहीं है। ठीक है, फांसीवादी हो गया। ठीक है, संसार के मजदूर एक हो जाए, क्या किसका कौन बोलता है? मार्क्सवादी बोलते हैं कि संसार के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है, राज्य व्यक्ति के लिए है, उदारवाद की विचारधारा है। विकास के माध्यम से समाजवाद, ये क्या फेबियनवाद की विचारधारा है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, अराजकतावाद समर्थन करता है, तो किसका करता है? किसी भी व्यक्ति की प्रेरक सत्ता की अनुपस्थिति का क्या ही करता है? समर्थन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य राज्य के पुलिस कार्यों की श्रेणी में नहीं आता है? तो अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा इनके कार्यों में नहीं आता है। बाकी बाह्य आक्रमण, सार्वजनिक कानून व्यवस्था बनाए रखना और समझौते को मनवाना इनके कार्य में आता है। ठीक है, किनके? पुलिस कार्यों के अंतर्गत आता है, लेकिन अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछा है युद्ध के विषय में टी.एच. ग्रीन ने कहा, तो क्या कहा? सामूहिक नरसंहार। इन्होंने क्या बोला? युद्ध के विषय में ये क्या बोलते हैं? युद्ध क्या है? एक सामूहिक नरसंहार है। किसने बोला? टी.एच. ग्रीन ने बोला। इंपोर्टेंट है। ठीक है, स्पेंसर के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का नहीं है? तो राज्य का कार्य क्या नहीं है? शिक्षा नहीं है। राज्य का शिक्षा नहीं है, कानून एवं सुरक्षा है, हमले को रोकना है, न्याय है। ठीक है, अकेले रहने दो का सिद्धांत काफी प्रचलित था, तो 18वीं शताब्दी में क्या अकेले रहने दो का सिद्धांत काफी प्रचलित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, राज्य का अस्तित्व इसलिए है कि अपराध होते हैं, अतः राज्य का प्रमुख कार्य सुरक्षा प्रदान करना है और व्यक्तियों को बाधित करना है, न कि उन्हें प्रोत्साहन देना है, न कि उनका प्रतिपादन करना है। उपयुक्त कथन किस विचारों को सर्वाधिक प्रतिबिंबित करता है? तो ये कथन क्या? व्यक्तिवाद के विचारों को सर्वाधिक क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, टॉपिक चौथा है हमारा। ठीक है, आपने सिलेबस देखा होगा कि संप्रभुता के सिद्धांत एकलावाद तथा बहुलावाद। ठीक है, क्या बोल रहा है कि संप्रभुता के सिद्धांत जानेंगे और उसमें एकलावाद तथा बहुलावाद से प्रमुख क्या पढ़ेंगे? हाँ, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो सेशन आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, फीडबैक देंगे। और देखो नई वीडियो चाहिए तो इसको अधिक से अधिक शेयर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप शेयर करोगे तभी हम आपके लिए मेहनत करेंगे। देखो आप इसमें 10, 15, 25, 30, 100, 150 व्यूज आएंगे तो हमें लगेगा कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमारा मेहनत करना व्यर्थ है। देखो अगर आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाओगे, हमारी मेहनत को साकार करोगे, तो हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे। ठीक है, कम समय में अच्छी तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सक्सेस का शॉर्ट की नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। तो सफलता आपको क्या हार्ड वर्क मांगती है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कर लेंगे संप्रभुता के सिद्धांत एकलावाद तथा बहुलवाद से।
तो टॉपिक 4 का आपका पहला क्वेश्चन है कि संप्रभुता का आशय है। तो क्या आशय है? जो सर्वोच्च सत्ता होती है वही क्या है? संप्रभुता है। ठीक है, सर्वोच्च सत्ता। ठीक है, देखो सॉवरेंटी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सुपरनेस से हुई है, सुपरनेस से हुई है। ठीक है, सुपरनेस से हुई है सॉवरेंटी शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, संप्रभुता निवास करती है, राज्य में क्या करती है? ये निवास करती है। ठीक है, देखो 1688 में राजनीति संप्रभुता का उदय कहाँ पर हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, तो पूछेगा कि सर्वप्रथम 1688 में राजनीति संप्रभुता का उदय कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, संप्रभुता की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने वाला विज्ञान कौन था? बोंदा था। बोंदा ने क्या किया? संप्रभुता की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या दी थी, बोंदा विद्वान ने। ठीक है, क्वेश्चन 6 है आपके लिए, निम्न में से कौन कानूनी संप्रभुता के संबंध में नहीं है? तो बोंदा महोदय नहीं है। ठीक है, बाकी ऑस्टिन, हॉब्स, बेंथम आपके हैं। ठीक है, सावररेंटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, लोकप्रिय अथवा लौकिक संप्रभुता का सिद्धांत किस विचारक ने प्रतिपादित किया? तो रूसो ने किया था। ठीक है, रूसो ने किया था। क्या जो क्या है? लोकप्रिय अथवा लौकिक संप्रभुता का सिद्धांत है। ठीक है, बहुत ही लोकप्रिय है। क्या? लौकिक संप्रभुता का सिद्धांत। तो ये क्या? रूसो महोदय ने दिया था। ठीक है, कमेंट में बताएंगे रूसो क्या है, प्रकृतिवादी हैं, आदर्शवादी हैं या प्रयोजनवादी हैं। ठीक है, मुझे आपका आंसर चाहिए, एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ABL हम पढ़ते कैसे हैं? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 है आपके लिए, संप्रभुता कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी 2 प्रकार की होती है बताना मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से तैयारी करते हैं तो बहुत ईजी है, 2 प्रकार की संप्रभुता होती है, कमेंट में चाहिए मुझे। ठीक है, अगर देखो टाइम अगर मिलेगा तो हम इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में एक अलग सी वीडियो लेके आएंगे। जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनके हम क्या पढ़ेंगे? परिभाषा, अर्थ, उद्देश्य, विशेषता, दोष, सब चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, मुझे आप बताएंगे कमेंट में संप्रभुता कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखो संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा बोंदो महोदय ने दी। ठीक है, बोंदा महोदय ने दी थी। ठीक है, संप्रभुता की कौन सी विशेषता नीचे गलत दी गई हुई है? तो संप्रभुता में क्या? निरंतरता होती है, स्थायित्वता होती है, अनन्यता होती है, लेकिन विभाज्यता नहीं होती है। तो विभाज्यता आपका क्या है? गलत पूछ रहा है, तो विभाज्यता आपका गलत है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, संप्रभुता की संकल्पना किस क्षेत्र में आती है? तो राजनीति के सिद्धांत के क्षेत्र में आती है, आपको पता है। ठीक है, सर्वोच्च सत्ता की बात करेंगे तो राजनीति सिद्धांत के क्षेत्र में इसकी बात हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 13वां कि किसने 1871 में लिखा कि इंग्लैंड में मजदूर वर्ग के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति को विकसित करने का रास्ता खुला है, जहां मजदूर वर्ग अपने उद्देश्यों को शांतिपूर्ण तरीके से अपेक्षाकृत जल्दी और निश्चित रूप से पूरा कर सकता है, वहां हिंसापूर्ण क्रांति का रास्ता अपनाना बेवकूफ़ी होगी। तो ये मार्क्स महोदय ने बोला। ठीक है, मार्क्स महोदय ने बोला था कि क्या ये स्टेटमेंट क्या है? 1871 में मार्क्स महोदय ने लिखा था इंग्लैंड के मजदूरों के वर्ग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 है, शक्ति के पहले गुलाम बनाया। ठीक है, शक्ति ने क्या? पहले गुलाम बनाया तथा बाद में गुलामों की कायरता ने गुलामी को बनाए रखा। यह कथन किसका है? रूसो महोदय ने बोला शक्ति ने पहले गुलाम बनाए। शक्ति ने क्या कर दिया? पहले गुलाम बनाया, बाद में गुलामों की कायरता ने गुलामी को बनाए रखा। ठीक है, चलो मेरे पास शक्ति थी, मैंने तो आपको गुलाम बना लिया, लेकिन जो तुम्हारी कायरता थी उनने तुम्हें जिंदगी भर गुलाम बनाए रखा। ठीक है, मेरी तो शक्ति थी, मैंने तुम्हें बना दिया गुलाम। ठीक है, अब मेरी शक्ति कम होगी, लेकिन तुम मुझसे डरते हो। ठीक है, तुम में कायरता आ गई है, तो तुम्हारी कायरता ने ही तुम्हें गुलाम बनाई, ये इसका अर्थ है। तो रूसो महोदय ने बोला। ठीक है, क्वेश्चन 15 है आपके लिए, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन किस विद्वान का है? बिलोबी महोदय ने बोला जो संप्रभुता है राज्य की क्या है? सर्वोपरि या सर्वोच्च इच्छा है। ठीक है, सूची फर्स्ट को दूसरे से मिलान करना है। ठीक है, औपचारिक सत्ताधारी तो इंग्लैंड का राजा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रभुत्ता सत्ताधारी आपको पता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और आपको पूछेगा लोक प्रभुसत्ता पाई जाती है, जनता में पाई जाती है। ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता रहती है किस में? राज्य में रहती है। तो आपका ऑप्शन 16 का ए हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का आपका क्या हो जाएगा?
ए का आपका 2 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, और सी का आपका 4 हो जाएगा, और डी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता किस में रहती है? राज्य में रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए सत्र है संप्रभुता के कितने पक्ष हैं? तो कितने पक्ष हैं? आंतरिक, बाह्य, बाह्य तथा आंतरिक दोनों, कोई नहीं। तो 17 का आंसर मुझे लगाएंगे आप। संप्रभुता के आप मुझे पक्ष बताएंगे। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बाह्य तथा आंतरिक, इसके दो पक्ष हैं संप्रभुता के, ठीक है, एक बाह्य एक आपका आंतरिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए संप्रभुता किसकी विशेषता है? तो बताएंगे मुझे। 18 का राइट आंसर किसकी विशेषता है संप्रभुता? तो बता दें सभी राज्यों की विशेषता क्या होती है? संप्रभुता होती है, सर्वोच्च शक्ति होती है। वैधानिक संप्रभुता का सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आपको बता दूं हॉब्स द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां है इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है बोंदाम के अनुसार संप्रभु क्या है? तो इनके अनुसार क्या है? प्रजा की सहमति के बिना व्यक्तिगत संपत्ति पर टैक्स नहीं लगा सकता। प्रजा की सहमति के बिना व्यक्तिगत संपत्ति पर टैक्स नहीं लगा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। ये क्या बोला बोंदा ने संप्रभु के अर्थ में बोला, ठीक है। आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं। टॉपिक आपके लिए 5वां है, ठीक है। संकल्पनाएं पढ़ेंगे। अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय कानून, नागरिक समाज, क्रांति एवं स्वराज्य। पहले ही हमने सिलेबस के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। देखो सिलेबस में है या नहीं है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ है या वास्तविक रूप में है आपके सिलेबस में नहीं है, या बाहर से आने वाला है। बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो टॉपिक में नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही आपके लिए सिलेबस ऐड किया हुआ है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत राज्य का विरोध करने के अधिकार के विषय में कुछ नहीं करता है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत राज्य का विरोध करने का पूरा अधिकार देता है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन डी है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत कुछ परिस्थितियों में राज्य के विरुद्ध अधिकार देता है। तो इसका आपका पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत राज्य का विरोध करने के अधिकार के विषय में कुछ नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बर्क महोदय से, बर्क महोदय, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक अर्थ में अधिकार वे हैं जो वास्तविक अर्थ में विधि पालक है। किसका कथन है? बेंथम का कथन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। उक्त कथन किस विचारक का है? तो लास्की महोदय ने बोला, ठीक है। ग्रीन के अनुसार अधिकार को किस रूप में निरूपित किया गया? तो ग्रीन के अनुसार अधिकार को संपत्ति का अधिकार सामाजिक न्याय है। ग्रीन ने संपत्ति के अधिकार को किस रूप में, जो संपत्ति का अधिकार है ये क्या है? सामाजिक न्याय है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि कुछ प्राथमिक अधिकार समाज के बाहर और समाज के पहले भी हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे बताएंगे। तो 6 का ऑप्शन डी नैसर्गिक जो क्या होते हैं? अधिकार होते हैं, सिद्धांत होते हैं। ये समाज के प्राथमिक अधिकार समाज के बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा विचारक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? मार्क्स नहीं करते हैं, मार्क्स महोदय नहीं करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार के प्रतिपादक कौन है? तो लॉक महोदय हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बोला कि अलंकारिक बकवास है। उक्त कथन किसका है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि किसने बोला कि जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है यह क्या है? क्या है? अलंकारिक बकवास है। तो किसने? जर्मी बेंथम महोदय ने बोला। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लॉक के अनुसार कौन सा अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो प्राकृतिक अधिकार आपका समानता का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। नहीं पूछ रहा है ना, तो प्राकृतिक अधिकार में नहीं आता है समानता का अधिकार, ठीक है। विविध अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार अधिकार क्या है? राज्य की देन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है अधिकारों के आवश्यक लक्षण क्या होते हैं? सामाजिक स्वरूप होता है, राज्य का संरक्षण होता है,
सर्वव्यापकता होती है, तो उक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिकारों के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है तथा प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा संरक्षित अधिकारों से जाना जाता है, उक्त कथन किसका है? तो लास्की महोदय का एक कथन है। ठीक है, निम्न में से किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का अधिकांश इतिहास दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ इसके संबंध के संदर्भ में फिर से लिखा जा सकता है? ड्वाइट वाल्डो का ये क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, अधिकार नैतिकता से संबंधित तो होते हैं किंतु नैतिकता से भिन्न होते हैं, वे कानून से संबंधित तो होते हैं किंतु कानून रचित नहीं होते हैं, ये उक्त कथन है कैसा? नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत से संबंधित कथन है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे स्वतंत्रता। ठीक है, इसका दूसरा भाग है स्वतंत्रता से हम महत्वपूर्ण प्रश्न लगाने वाले हैं। ठीक है, किसने कहा कि राजनीति का प्रतिपाद्य विषय राजनीतिक मनुष्य है? तो किसने? लिपसेट ने क्या बोला? जो राजनीति का प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है? राजनीति मनुष्य है, लिपसेट का एक कथन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, ग्रीन ने स्वतंत्रता को किस प्रकार परिभाषित किया? तो उन्होंने बोला करने योग्य, काम करने योग्य। ठीक है, जो काम करने योग्य की क्षमता होती है उसे स्वतंत्रता बोलते हैं, ग्रीन ने ऐसा कहा था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है, राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना। ठीक है, अगर आपको विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न दी जाए तो आपकी क्या राजनीतिक स्वतंत्रता कैसी रह जाएगी? अधूरी रह जाएगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, स्वतंत्रता इसके अलावा कुछ नहीं है इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो, निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? तो उदारवाद मानता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, जॉन लॉक के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? तो जॉन लॉक ने क्या बोला? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार ही क्या है? वास्तविक स्वतंत्रता है। जॉन लॉक महोदय ऐसा कहते हैं। ठीक है, जे.एस. मिल प्रबल समर्थक थे, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्या प्रबल समर्थक कौन थे? जे.एस. मिल थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विचार अभिव्यक्ति के साधन के रूप में सबसे प्रथम किसने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया? तो ब्लैकस्टोन ने क्या दिया? सबसे पहले किस पे? विचार और अभिव्यक्ति के साधन की स्वतंत्रता पे और प्रेस की स्वतंत्रता पे बल देते हैं ब्लैकस्टोन महोदय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रतिबंधों का अभाव है, यह वाक्य किसका है? मिल महोदय ने बोला क्या? स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रतिबंधों का अभाव है, यह कथन किसका है? मिल महोदय का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, आर्थिक स्वतंत्रता नागरिक को देश में स्वेच्छाचारी शासन चलाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन बी है, आर्थिक स्वतंत्रता के उद्देश्य आत्मनिर्भर समाज की स्थापना करना है। ऑप्शन सी है, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ आंसू या भोग से स्वतंत्रता है। ऑप्शन डी है, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ उत्पादन एवं वितरण के साधनों का सामान्य स्वामित्व है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका सत्य नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है? समस्त कानून जो सामाजिक न्याय के हित में समानता का पक्ष लेते हैं वैयक्तिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं करते हैं, वही क्या है? कथ्य सही है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। बाकी 3 ए और बी और सी आप पढ़ लेंगे। क्या बोला है? समस्त कानून स्वतंत्रता का क्या है? अपवर्तक है। ठीक है, समस्त कानून स्वतंत्रता की वृद्धि है और कोई कानून व्यक्ति स्वतंत्रता का सहायक नहीं है। तो सही कथन पूछा है तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। चेतना, राज्य, अधिकार, स्वतंत्रता। तो इन्होंने 1 4 3 2 1 सबसे पहले क्या दिया था? इन्होंने चेतना बताई। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? स्वतंत्रता होती है। फिर क्या होता है? अधिकार होता है। अधिकार के बाद आपका अंत में क्या होता है? राज्य होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। पूछ लेगा ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही। ठीक है, हूबहू, तो आप अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, यह कथन किसका है कि जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। तो किसने? जेफरसन ने क्या बोला? जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया है उसी ने हमें स्वतंत्रता भी प्रदान की है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जेफरसन ने बोला। ठीक है, खाली स्वतंत्रता और अमूर्ति व्यक्तिवाद का संदेश वाहक कौन है? तो जे.एस. मिल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 है,
स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं के उपभोग करने की शक्ति है जो करने तथा उपभोग करने के योग्य है। स्वतंत्रता की परिभाषा किसने दी? तो ग्रीन महोदय ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 15 है, बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या अभिप्राय है? केवल ऐसा बोलने से है जिससे किसी का अपमान न हो, यही बोलने का स्वतंत्रता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो आप अनुचित शब्द बोलें, आप गाली गलौज करें। ठीक है, आपके मुख बिंदु से ऐसे शब्द निकले जिससे दूसरे को बुरा लगे, तो ऐसे ये बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। कबीर जी ने क्या बोला है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप वो शीतल होए। ठीक है, संस्कृत में एक बहुत बड़ा प्यारा श्लोक है, हे जीवे कटुक स्नेह मधुरम किम्न भाषे मधुरम वद कल्याणी लोकप्रियम। बोलता है कि हे मधुरता को क्या, हे कटुता को स्नेह करने वाली जीभ, ठीक है, तू ऐसी वाणी बोल अपनी जीभ से जिससे क्या हो, इस जगत का कल्याण हो, ऐसे मधुर शब्द निकाल। ठीक है, तो क्या है बोलने की स्वतंत्रता? मतलब कि ऐसे ऐसा बोलना जिससे किसी का अपमान न हो। ठीक है, अब इसमें हमारा 5वां टॉपिक है जिसमें हम समानता के बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टी.एच. ग्रीन का है? तो टी.एच. ग्रीन का कथन कौन सा है? ऑप्शन डी, जब तक मनुष्यों की आवश्यकता और क्षमताओं से भिन्नता है तब तक व्यवहार की एकरूपता और प्रतिफल की एक रूपता हो सकती है। तो किसने कहा? टी.एच. ग्रीन महोदय का ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका दूसरा है, पूछ रहा है समानता को परिभाषित कीजिए। तो समानता को परिभाषित करना है, तो समानता को परिभाषित किया जा सकता है तो भेदभाव की समाप्ति के बाद ही समानता को आप परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, किसने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का अनुपूरक माना? तो मैकाइवन ने क्या, मैकावेन ने क्या, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का अनुरूप माना। ठीक है, सभी व्यक्तियों को समान बनाया गया, उनके रचनात्मक ने उन्हें कुछ अदेय अधिकार प्रदान किए हैं, उक्त बातें कही गई हैं। तो अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में इस बातों पे बल किया गया था कि क्या कहा गया था, सभी व्यक्तियों को समाज ने बनाया गया है। तो अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा में ये कथन कहे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट है, समानता के संबंध में यह किसने कहा? समानता एक बहुपरिवर्तनशील विचार है, यह बड़ी आसानी से अपना रूप बदलता है और नए रूप को धारण करता है। यह ऑप्शन सी बारकर महोदय ने बोला था। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा विचार लास्की का है? तो लास्की ने बोला था स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, बोला था लास्की ने। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन ठीक है? तो पूर्ण समानता असंभव है, पूर्ण समानता क्या है? असंभव है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो विशेषाधिकारों का अभाव है। ठीक है, राजनीति समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी क्या है? लोकतंत्र में है। लोकतंत्र की मैंने आपको परिभाषा बताई थी अब्राहम लिंकन के अनुसार। ठीक है, जब हमने शिक्षा का सामाजिक आधार पढ़ा था, नहीं जाना है तो वीडियो जाके देखें, पेपर फर्स्ट से हमने शिक्षा का सामाजिक अधिकार के 3 भाग देख किए हैं, इम्पोर्टेंट है, जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको जब देखोगे तब आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीख पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, हमारी पीढ़ी का मुख्य मुद्दा उस विचार को खोजना है जो व्यक्ति की नैतिक भावना को स्पष्ट कर सके। लास्ट के कौन सा विचार इस प्रसंग से ठीक बैठता है? तो समानता, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो आर्थिक समानता, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निषेधात्मक रूप से समानता का तात्पर्य क्या होता है? विशेषाधिकारों का प्रभाव होता है। ठीक है, निम्न में से किसने आदर्शवाद के बिना स्वीकार किए कि राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण में समष्टिवादी परिवर्तन किए गए हैं? तो किसने? टाकविले और हॉबहाउस ने ये क्या किया था? स्वीकार किया था। ठीक है, क्वेश्चन 14 है आपके लिए, पूछ रहा है कि प्रजातंत्र के 2 आधारों में से एक समानता और दूसरा क्या है? तो दूसरा क्या है? स्वतंत्रता है। प्रजातंत्र के 2 आधार होते हैं, समानता और स्वतंत्रता। ठीक है, समानता की धारणा कैसी है? बहुआयामी है। ठीक है, बहुआयामी है। तो देखो हमने इससे भी 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगा दिए हैं। अब टॉपिक आपका इसमें 5वां है, जिसमें हम इसमें टॉपिक 5वें का चौथा पढ़ेंगे, जिसमें हम न्याय के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, न्याय का संबंध किससे है?
मूल्यों से है, औचित्यों से है, आदर्शों है से है, तो न्याय का संबंध तीनों से है, उक्त तीनों से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो सत्य बताना है। तो अरस्तु ने समानता के आधार पर अनुपातिक न्याय का सिद्धांत दिया, सत्य है। आधुनिक युग में जॉन रॉल्स ने आनुपातिक न्याय के सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन असमानता के आधार पर नहीं किया, सत्य है। मार्क्सवाद के अनुसार स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय में कभी द्वंद्व नहीं होता है, ये भी सत्य है। तो केवल 1, 2 और 3 आपके सत्य हैं, तो तीनों आपके सत्य है। ठीक है, कानून के संबंध में निम्न कथित किसका है कि राज्य का सार प्रभावपूर्ण नियमों का सजीव निकाय है, इस अर्थ में राज्य कानून है। तो बारकर महोदय ने बोला, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बारकर महोदय का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, न्याय के संबंध में मार्क्स का मत क्या है, तो मार्क्स ने बोला पूंजीवादी प्रणाली में न्याय संभव नहीं है। ठीक है, उन्होंने बोला राज्य के समाप्त होने पर ही न्याय संभव है। तो ऑप्शन ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा किसने बोला, मार्क्स का मत है। ठीक है, क्वेश्चन 5वां है, एक साइड आपके स्टेटमेंट दिए हैं, दूसरी साइड आपको विचारक दिए हैं। ठीक है, तो देखो शासन पर निबंध किसने, प्रोस्टेले ने लिखा था। ठीक है, देखो पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज किसने, डेविड ह्यूम की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री किसकी है, हीगल की पुस्तक है। स्वतंत्रता पर निबंध किसने लिखा, जे.एस. मिल ने लिखा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 1 हो गया, बी का आपका 2 हो गया, और आपका सी का 4th हो गया, और डी का आपका 3rd हो गया। ठीक है, न्यायपालिका का कार्य क्या है, तो आपको पता है, आज तक आप न्यायपालिका सुनते आ रहे हैं, तो मुझे बताएंगे न्यायपालिका कार्य क्या है। कमेंट में आपका मुझे आंसर चाहिए। प्रो वर्जन बनना है तो एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन हो जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। उक्त कथन किस विचारक का है, तो ये कथन किसका, ये स्टेटमेंट दिया था बारकर महोदय ने। ठीक है, बारकर महोदय, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लूटो के अनुसार न्याय क्या है, प्लूटो ने बोला कि प्रकृति के अनुसार जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य है वही कार्य वह करे। प्रकृति के अनुसार जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य है वही उस व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, न्याय ये बोलते हैं। कौन, प्लूटो महोदय, प्लेटो। ठीक है, प्लूटो बोल रहा हूँ, प्लेटो। ठीक है, सॉरी, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पूछ रहा है, जिन राज्यों में न्याय नहीं रहता वो डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। किसने बोला, संत आगस्टाइन ने बोला कि जिन राज्यों में न्याय नहीं है वो डाकुओं का झुंड मात्र रह जाएगा। ठीक है, देखो सूची फर्स्ट को दूसरी से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखो सार्वजनिक उपयुक्तता न्याय का एकमात्र स्रोत है, किसने बोला, ह्यूम महोदय ने बोला। ठीक है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जबकि मेरी पड़ोसी बिना रोटी के गुजारा कर रही है, किसने बोला, लास्की ने बोला। ठीक है, बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, न्याय से प्लेटो का बहुत कुछ अभिप्राय नैतिकता से है, किसने बोला, तो ये किसने बोला, फोस्टर महोदय ने बोला। न्याय व्यक्ति एवं सामाजिक व्यवस्था में समन्वय से का ही संभव है, ये किसने बोला, मैकाइवर ने बोला। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 5 का कितने 4 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, सिलेबस के अनुसार हम पढ़ेंगे सरकार के क्या, संविधान तथा संवैधानिक सरकार, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार, संसदीय एवं अध्यक्षीय सरकार के बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आधुनिक अर्थ में सबसे पहली बार संविधान शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी में कहाँ किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आधुनिक अर्थ में सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी में अमेरिका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, अमेरिका में किया गया था। ठीक है, 1922 में यह घोषणा किसने की थी कि भारतवासी स्वयं अपने भाग्य का निर्धारण करेंगे। तो किसने, महात्मा गांधी ने बोला 1922 में कि भारतवासी स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। ठीक है, संविधान बनाया नहीं जाता अपितु इसका विकास होता है, किसने बोला, मैकिन्टोश व सर हेनरी मैन ने। ठीक है, मैकिन्टोश व सर हेनरी मैन ने क्या बोला, संविधान बनाया नहीं जाता अपितु इसका विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए चौथा, पूछ रहा है किस देश का संविधान कठोर संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, निम्न में से कौन सा लचीले संविधान का गुण नहीं माना जाता। तो यह अपरिवर्तनशील है, तो ये लचीले संविधान का गुण नहीं पूछ रहा है, नहीं माना जाता है। बाकी देखो, यह देश को क्या रक्तपूर्ण क्रांति से बचाता है, ऑप्शन ए
क्या लचीले संविधान का गुण है, यह बदलते हुए समय के साथ अनुकूलता रख सकता है। ठीक है, लचीले संविधान का गुण है यह सरलता से जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप बन सकता है, ये भी लचीले संविधान का गुण है। लेकिन आपका नहीं पूछा है तो यह अपरिवर्तनशील है, ये आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने आधुनिक संवैधानिक शासन के विकास के नेतृत्व प्रदान किया, तो ऑप्शन डी ब्रिटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा संविधानवाद की मुख्य विशेषता नहीं है, तो विधि का शासन इसकी विशेषता है, शक्ति का प्रतिकरण इसका विशेषता है, सीमित सरकार इसकी विशेषता है, लेकिन व्यक्ति की सर्वोच्चता इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि एक अराजकता का शासन होगा, उक्त कथन किसका है, जेलिनिक ने बोला, जेलिनिक ने बोला संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा, ये क्या हो जा, एक अराजकता का शासन होगा, अगर संविधान नहीं होगा तो राज्य क्या हो जाएगा, एक अराजकता हो जाएगा, जेलिनिक ने बोला। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन किस देश पर लागू हो सकता है, हम एक संविधान के अधीन हैं परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं वह ऐसा है, तो कैसा है, भारत के उसमें एक कथन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 10वां है, फिलिबस्टरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो अमेरिका में किया जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद का सही वर्णन है, तो उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार शासन क्या है, संविधानवाद का सही वर्णन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा इंग्लैंड के संविधान का अद्वितीय बनाता है, तो इंग्लैंड को संविधान को अद्वितीय क्या बनाता है, संसद का कोई भी अधिनियम उसके साधारण अधिनियम से अधिक शक्तिशाली नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यह किसने कहा कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, तो किसने, डी टाकविले ने बोला कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, तो डी टाकवाले का ये क्या है, कथन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, संविधान की शर्तों द्वारा जो सीमित सरकार है तो उसे ही क्या बोलते हैं, संवैधानिक सरकार का हम अर्थ कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15 है आपका अंतिम इसका, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का मसौदा बनाने के लिए मई 1787, ठीक है, मई 1787 में जिस संविधान का आयोजन किया गया था उसे कहा जाता है फिलोडेल्फिया सम्मेलन। ठीक है, फिलोडेल्फिया कन्वेंशन इसे कहा जाता है, ऑप्शन 15 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम क्या, दूसरा भाग पढ़ेंगे, एकात्मक और संघानात्मक शासन के बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके लिए है, लिखित संविधान किस प्रणाली में आवश्यक है, तो लिखित संविधान कहाँ, संघनात्मक शासन व्यवस्था में आवश्यक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र शक्तिशाली में, ठीक है, जो शक्तिशाली होता है वो केंद्र में होता है, ऑप्शन ए आपका, एकात्मक क्या होता है, जो शक्ति होती है वो केंद्र में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकात्मक व्यवस्था का वर्णन करता है, तो ऑप्शन ए एकात्मक व्यवस्था का वर्णन क्या करता है, जहां क्षेत्रीय प्रभाग केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ होते हैं उसे एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन है, तो यूके और श्रीलंका में क्या है, एकात्मक शासन है। ठीक है, एकात्मक शासन की आलोचना की जाती है क्योंकि केंद्र की क्या इसमें निरंकुशता पाई जाती है, केंद्र की निरंकुशता पाई जाती है, तब एकात्मक सरकार की आलोचना की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है आपके लिए, एकात्मक सरकार में सबसे भारी दोष है कि यह निरुत्साहित करती है, तो स्थानीय प्रेरणा को क्या करती है, निरुत्साहित करती है। क्या एकात्मक सरकार की सबसे भारी दोष क्या है, कि यह क्या करता है, स्थानीय प्रेरणा को निरुत्साहित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन ए है, देखो कथन और अभिकथन में क्योंकि का आपको संबंध लगाना है तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कथन ए है, एकात्मक शासन व्यवस्था किसी केंद्रीय संगठन अथवा संगठनों में शासन सत्ता निहित करता है क्योंकि स्थानीय सरकार केंद्रीय सरकार से सत्ता प्राप्त करती है। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए आपका राइट होगा, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 8वां, एकात्मक शासन पद्धति में सर्वोच्च सत्ता रहित रहती है। ठीक है, जो एकात्मक शासन है उसमें उसकी पद्धति में सर्वोच्च सत्ता किसके पास, केंद्रीय सरकार में निहित रहती है। ठीक है, निम्न में कहाँ संघीय शासन प्रणाली है, तो कहाँ है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी, भारत, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में क्या है, संघीय शासन प्रणाली है। ठीक है,
कूट का प्रयोग कर दिया है आपने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संगठनात्मक शासन के अंतर्गत केंद्र को मजबूत बनाने के लिए निम्नांकित कारक योगदान नहीं करता है, तो राजनीतिक दलों का अवधि, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, भारतीय संघ की निम्न में से कौन सी विशेषता सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी यह सभी लोगों के लिए अलग अलग न्याय की व्यवस्था करता है। ठीक है, क्वेश्चन 12 है आपके लिए संगठनात्मक, ठीक है, संगठनात्मक शासन में पाया जाता है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता और लिखित और कठोर संविधान दोनों, ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 13 है आपके लिए, किस शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है, तो ऑप्शन ए संगठनात्मक सरकार में। ठीक है, संगठनात्मक सरकार या शासन की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, निम्न विशेषताओं में से कौन सी नहीं है, तो लिखित और सर्वोच्च संविधान इसकी विशेषता है। ठीक है, संघ और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विवरण इसकी विशेषता है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका इसकी विशेषता है, लेकिन डी इसकी विशेषता नहीं है, एक राष्ट्रपति का होना इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 15 है आपके लिए, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के अवशिष्ट विषय किसे दिया गया है, तो इकाइयों को दिया गया है, 15 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा अंतिम स्लाइड है, इसका भाग तीसरा है, हम जिसमें क्या संसदीय और अध्यक्षीय सरकार के इससे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। देखो हमारी मेहनत को आपने साकार करना है, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं कि मैं आपको कहाँ से सिलेबस बाय सिलेबस आपको कम समय में अच्छी तैयारी करवा दूँ। ठीक है, जो SST देख रहे हैं अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। ठीक है, हमारी मेहनत को 10 लोगों तक पहुँचाने की आप कोशिश करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो आपका बनता है, शेयर सब्सक्राइब भी आपका बनता है, अपने ग्रुपों में 10 लोगों तक पहुंचाने की वीडियो को कोशिश करें। तो क्वेश्चन पहला है इसका, अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में राष्ट्रपति क्या होता है, सरकार और राज्य दोनों का प्रधान होता है। ठीक है, जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होता है इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो सरकार और राज्य दोनों का प्रधान होता है। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति वास्तविक है या कार्यपालिक है, मुझे बताओ, वास्तविक है या नाम मात्र का है, मुझे बताना भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, मुझे बताना कि यह वास्तविक है या नाम मात्र का है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, अध्यक्षात्मक शासन में मंत्रिपरिषद के सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, ब्रिटेन से ली गई है। पूछेगा भारत की संसदीय जो व्यवस्था है कहाँ से ली गई है, ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है, तो ये तीनों तो आपको के सही हैं, आप पढ़ लेना तीनों स्टेटमेंट। बाकी संसदीय शासन, ठीक है, प्रणाली में संप्रभुता संसद में निवास करती है, परंतु अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति संप्रभु होता है। ठीक है, देखो JW गार्नर ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की कार्यपालिका की शक्ति को 5 भागों में बांटा है, निम्न में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, राजनीतिक शक्ति सही है, प्रशासन संबंधी शक्ति में बांटा, सैनिक शक्ति में बांटा और विधायनी शक्ति में बांटा इन्होंने। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप एकात्मक व्यवस्था से मेल खाती है, जो क्या है अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, ये क्या एकात्मक व्यवस्था से मेल खाती है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है, हाँ ये आपका देखो अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली से जो एकात्मक व्यवस्था है 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 दोनों से क्या खाती है, दोनों इससे क्या रखती हैं, संबंधित है, दोनों से मेल खाती है। 6 का आपका 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 7 है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन संसदात्मक सरकार का ठीक अर्थ है, तो जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह रहती है वो क्या है, संसदात्मक सरकार का ठीक अर्थ प्रस्तुत करता है। ठीक है, एक संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति होता है। ठीक है, अमेरिकन प्रणाली में मंत्रिमंडल निर्मित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय शासन प्रणाली कार्य करती है, तो नाम मात्र का कार्यकारिणी अध्यक्ष हो गया, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन में अध्यक्षता हो गया, मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यपालिका अधिकारी का होना हो गया, चौथा है कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। तो 1 2 और 4 आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, निम्न में से कौन सा कथन संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणालियों के विषय में सही है, तो दोनों ही व्यवस्थाएं क्या प्रतिनिधित्व पूर्ण करती हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपका आज का लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से अधिशात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा कथन सही है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। तो ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, हमने राजनीति विज्ञान का पहला महामैराथन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 8 से 9 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, ठीक है। एमसीक्यूज आपके लिए लगाए हैं। वीडियो पसंद आए और इसका नेक्स्ट भाग चाहिए तो अपने 10 साथियों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका कोशिश करना, आपका शेयर सब्सक्राइब करना हमें फ्यूल देता है। और मैं भी चाहता हूं कि मेरे लंदन मेरे साथ जुड़े रहें, मैं भी आपके सपनों को साकार करने में एक अहम भूमिका निभा सकूँ। और हाँ, जो कल क्वालिफाई करेगा उसका हम क्या करेंगे, इंटरव्यू भी लेंगे, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, यूके टीचिंग परीक्षा में इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, अच्छा सा वाला इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो जुड़ना है। बाकी सारे सिलेबस की तैयारी आपको दिन प्रतिदिन एक दिन में 3 से 4 वीडियो आपके लिए आती हैं। जब आप जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। सपना आपका साकार हम करेंगे। इच्छा, मेहनत, दृढ़ शक्ति, इच्छा, संघर्ष सब आपका होगा। मार्गदर्शन आपका अपने यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक के न हार ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। अभी से थक के हारना नहीं है, ठीक है। देखो, बार बार असफलता में ही क्या है, सफलता छुपी हुई है, ठीक है। जितना बार प्रयास करोगे ना, देखो चींटी बार बार एक चावल के दाने के लेके पहाड़ में चलती है, बार बार गिरती है, ठीक है। चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो पहाड़ की चोटी को क्या कर लेती है, फतेह करती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हारना नहीं है, जहाँ हार की आपको फीलिंग आएगी वहाँ आप हमसे जुड़ना, ठीक है। हम आप में एक नई ऊर्जा का क्या करेंगे, संचालन करेंगे। तो आज ही जुड़ना है अपने यूके टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे, और अपने साथियों को भी क्या करना है, इसके बारे में बताना है। थैंक यू सो मच।